संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को भारतीय जनता पार्टी दूसरा आजम खान बनाना चाहती है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हूँ, साबित करूंगी। दूसरी तरफ अब लगता है कि आने वाला साल भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी होने वाला है। शुरुआत अभी से हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर जो कहा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विरोध में विपक्ष ने तो मोर्चा खोल ही रखा हुआ है और अब तो एनडीए के सहयोगी भी अमित शाह जी के बयान के खिलाफ बोलने लगे हैं। यहाँ तक कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इशारों में भारतीय जनता पार्टी की क्लास लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आंखें दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने मस्जिद मंदिर की पॉलिटिक्स जो भाजपा करती है उसको लेकर, जिस पर उनका साथ मुस्लिम सांसद इकरा हसन ने दिया है। दोस्तों, बड़ी खबर संभल से भी है, जहां जामा मस्जिद में एक भगवाधारी युवक ने माथा टेका है। पूरी खबर क्या है आगे बताऊंगी। आजकल उत्तर प्रदेश में हिंदुत्ववादियों को खुली छूट है हथियार लहराने की, और ये छूट शासन और पुलिस प्रशासन ने दे रखी है। लेकिन यही पुलिस प्रशासन गरीब मुसलमानों को, गरीब लोगों को थप्पड़ जड़ते हुए घूम रहा है। किस बारे में बात कर रही हूँ, सबूत के साथ तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। आज किस तरह संभल के एक मुस्लिम सांसद के घर पर बाबा का बुलडोजर चला, यह भी आपको दिखाऊंगी, तस्वीरें दिखाऊंगी। और मुसलमानों के खिलाफ बोलने वालों का साथ देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सीएम पद की शपथ तोड़ दी है और इस वजह से उन्हें अपनी कुर्सी तक छोड़नी पड़ सकती है। पूरी खबर क्या है विस्तार से आपको बताऊंगी, अंत तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह एक गुजारिश की वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए दोस्तों, और अगर कोई आपकी राय हो, कुछ राय हो तो वो कमेंट में जरूर लिखा करिए। कुछ ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ, जहां से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, वहां का नाम जरूर लिखा करिए। और जो लोग हर रोज वीडियो लाइक करते हैं उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं आज की खबरें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबाह खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले आज संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क की बात करते हैं। इनके लिए बोलना आज बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन्हें दूसरा आजम खान बनाना चाहती है। मुस्लिम सांसद की सरकारी फाइल लगातार उसी तरह मोटी की जा रही है जिस तरह आजम खान की गई थी। संभल हिंसा के बाद से उन पर हर रोज नए नए एक्शन हो रहे हैं, नए नए इल्जाम लगाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, और आज तो हद ही हो गई। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के नए घर पर बाबा का बुलडोजर चला दिया गया, और दिन देखिए, फ्राइडे यानी कि जुमा का दिन चुना गया इस काम के लिए, ताकि कोई कुछ बोले तो ये कह दिया जाए कि जुमा की नमाज के बाद मुसलमानों ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पूरे हिंदुस्तान में सीढ़ियां जायज है, लेकिन संभल में इन दिनों घर के बाहर सीढ़ियां बनाना अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, और ये नया रूल संभल हिंसा के बाद निकाला गया है। दोस्तों, इसे आप मुसलमानों को डराने के लिए निकाला गया रूल भी कह सकते हैं। इसी कड़ी में आज संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के नए घर के बाहर की सीढ़ियां अतिक्रमण बताकर बुलडोजर से तोड़ी गई। तस्वीरें आप देखिए पहले। मुस्लिम सांसद बर्क पर 24 घंटे में ये 5वीं कार्रवाई है दोस्तों। इससे पहले बिजली विभाग ने छापेमारी की, सांसद बर्क पर बिजली चोरी की एफआईआर कराई, फिर उनके पिता पर अफसरों को धमकाने का केस दर्ज हुआ। घर का कनेक्शन, बिजली का जो कनेक्शन था उसे काटा गया। अब उनके घर बुलडोजर चला है। कल बिजली विभाग ने बिजली चोरी की एफआईआर करने के बाद कनेक्शन काटा और शाम को उन पर 1.91 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। बिजली विभाग के इंजीनियर विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि सांसद बर्क के घर पर 2-2 किलोवाट के 2 कनेक्शन थे, एक सांसद के नाम से और दूसरा उनके दादाजी के नाम से। 6 महीने की इनकी बिजली खपत 0 आ रही थी। इसके बाद 2 दिन पहले हमने स्मार्ट मीटर लगवाया। गुरुवार सुबह घर की चेकिंग की गई। जांच में बर्क के घर पर 16 किलोवाट बिजली की खपत मिली। मीटर की जांच रिपोर्ट में दोनों पुराने मीटरों में छेड़छाड़ करके कथित बिजली चोरी की बात सामने आई। इसके बाद बिजली चोरी की धारा 135 यानी कि 135 के तहत सांसद बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई।
अब सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को गिरफ्तारी का डर सता रहा है दोस्तों। बर्क ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक तरफ याचिका दायर की, अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की, एफआईआर रद्द करने की मांग की, और दूसरी तरफ अमित शाह से मिलने के लिए वक्त मांगा है उन्होंने। अब सवाल ये कि ये सारी चीजें, बिजली चोरी पर जुर्माना, बुलडोजर चलवाना, ये सब संभल हिंसा के बाद ही प्रशासन को क्यों याद आया? और अगर ये विभागीय कार्रवाई राजनीतिक नहीं है तो बीजेपी नेताओं के घर भी मीटर चेक होना चाहिए। दोस्तों, जियाउर रहमान बर्क का मामला कोई साधारण कानूनी कार्रवाई नहीं है, ये सीधे तौर पर बीजेपी सरकार की मुस्लिम विरोधी राजनीति का हिस्सा है। संभल हिंसा के बाद से बीजेपी ने जिस तरह से बर्क पर निशाना साधा है, वो साफ दिखाता है कि राजनीतिक बदले का खेल है। आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखिए। अब अगली खबर पर आते हैं। दोस्तों, संभल में मस्जिद का सर्वे करवाकर न सिर्फ माहौल खराब किया गया, बल्कि कुछ हिंदुत्ववादियों को मनमर्जी करने की छूट भी दे दी गई है। जो हिम्मत किसी की कभी भी नहीं हुई थी, वो हिम्मत आज संभल की जामा मस्जिद में पुलिस की मौजूदगी में हो गई है दोस्तों। गले में भगवा गमछा डालकर एक युवक, अजय शर्मा जिसका नाम है, वो आज जामा मस्जिद पहुंच गया। उसने पहले मस्जिद की सीढ़ियों पर माथा टेका, फिर अंदर जाने लगा। हालांकि यहीं पर पुलिस ने इसे पकड़ लिया। इस शख्स की वेशभूषा आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें पुलिस उसे पकड़कर ले जा रही है। देखिए। कहाँ जा रहे थे आप? कहाँ जा रहे थे? बताओ, कुछ बताओगे कहाँ जा रहे थे? लेकिन इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि माहौल पूरा बना दिया गया है। एएसपी संभल ने कहा है कि पकड़ा गया युवक मानसिक रूप से ठीक नहीं है, यानी कि मानसिक रूप से बीमार है। सवाल ये उठता है कि क्या हर बार भगवा गमछे के पीछे छुपे ऐसे लोगों को मानसिक रूप से अस्थिर बताकर बचा लिया जाएगा? मस्जिद का सर्वे कराकर पहले माहौल बिगाड़ने की जमीन तैयार की गई और अब हिंदुत्ववादी ताकतों को खुली छूट दी जा रही है कि वो मस्जिदों को निशाना बनाएं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने शुरुआत में क्यों कहा कि 2025 भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी होने वाला है, आइए आपको समझाती हूँ। साल का आखिरी महीना है और सारे संकट बीजेपी की झोली में ही आके गिर रहे हैं दोस्तों, जो नए साल में भी प्रवेश करेंगे। देखिए, बीजेपी और संघ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ये बातें लगातार जिस तरह से मोहन भागवत बयान दे रहे हैं, उससे साफ पता चलती है। अभी कल ही उनका एक बयान आया, ताजा बयान आया, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को आंखें दिखा दी है। उन्होंने कह दिया है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ये मानने लगे हैं कि वो इस तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। आरएसएस प्रमुख किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, बताइए जरा। जाहिर है जिन्होंने राम मंदिर बनवाया है उनकी तरफ ही। पूरा मामला क्या है आपको बता देती हूँ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए देश में सद्भावना की वकालत की और मंदिर मस्जिद को लेकर शुरू हुए नए विवादों पर नाराजगी जाहिर की। देश में एकता और सद्भाव बढ़ाने का आग्रह करते हुए आरएसएस चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि दुश्मनी पैदा करने के लिए विभाजनकारी मुद्दे नहीं उठाए जाने चाहिए। कुछ लोग मंदिर मस्जिद विवाद उठाकर हिंदुओं का नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। इस बयान का मतलब सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में संभल और अजमेर शरीफ में मंदिर होने के दावे जैसे विवाद के अचानक बढ़ने से लिया जा रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हाल ही के दिनों में जिस तरह मस्जिद मंदिर विवाद के मामलों में इजाफा हुआ है, इजाफा देखने को मिला है, चाहे वो संभल की मस्जिद का विवाद हो या बदायूं और जौनपुर की, इन घटनाओं की वजह से सूबे में सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ा है। लगातार हो रही मस्जिदों के सर्वे की मांग को लेकर यूपी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष के एक नेता ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि इस समय भारत खोदो योजना चल रही है और इसी बीच इन्हीं घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा और सख्त बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बिना उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को लपेटा है। कैसे, वो सुनिए। मोहन भागवत ने ये तक कह दिया कि मंदिर और मस्जिद का झगड़ा सांप्रदायिक झगड़ा है और जैसे जैसे ऐसे झगड़े बढ़ रहे हैं, कुछ लोग नेता बन रहे हैं। अगर नेता बनना ही एकमात्र लक्ष्य है तो ऐसे झगड़े ठीक नहीं है। जो लोग सिर्फ नेता बनने के लिए झगड़े शुरू करते हैं वे ठीक नहीं हैं।
भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अल्पसंख्यकों को, खासतौर पर मुसलमानों को टारगेट कर रही है, उसको लेकर भी मोहन भागवत ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि कौन अल्पसंख्यक है और कौन बहुसंख्यक, यहाँ सभी समान है। इस देश की परंपरा है कि सभी अपनी पूजा पद्धति का पालन कर सकते हैं। और अब तो कैराना से सपा सांसद इकरा ने भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस मस्जिद मंदिर वाले बयान का समर्थन कर दिया है। दोस्तों, इकरा ने कहा कि पहली बार उनके बयान से इत्तेफाक रखती हूँ। आज की जरूरत भी यही है कि इस तरह के मुद्दे बंद हो। यह भी कहना चाहती हूँ कि ये सब प्रयोग उन्हीं के संघ द्वारा हुआ है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बयान देर से आया, लेकिन इसका स्वागत करते हैं। मोहन भागवत का इशारा साफ है, वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति या कहें कि गंदी राजनीति को टारगेट कर रहे हैं दोस्तों। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि मस्जिद मंदिर विवाद पर मोहन भागवत का कहना हिंदू मानेंगे या नहीं। वैसे एक बात मोहन भागवत जी से कहना चाहती हूँ, यही समय है कि अब आरएसएस को चाहिए कि वो खुद को ऐसे लोगों से जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं अलग कर ले। एक तरफ आरएसएस के साथ बीजेपी की बात बिगड़ती हुई नजर आ रही है और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर की गई टिप्पणी के बाद से भारतीय जनता पार्टी पर शनि मंडरा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दोनों पिलर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेटर लिखकर यह कह दिया कि बाबा साहेब अंबेडकर का सम्मान करने वाला भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दे सकता, आप इस पर विचार करिए। वहीं दूसरी तरफ अब एनडीए के सहयोगी भी अमित शाह जी के बयान के खिलाफ बोलने लगे हैं, खुलकर बोलने लगे हैं। जयंत चौधरी जी की पार्टी आरएलडी के प्रवक्ता कमल गौतम ने अमित शाह जी के बयान पर प्रेस से ये कहा है कि अमित शाह जी का बयान सही नहीं है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो लोग बाबा साहेब अंबेडकर को भगवान मानते हैं, उनके विरोध में जाके ऐसा बयान देना सही नहीं है। सोचिए, अब बीजेपी का शनि भारी कहेंगे इसे या नहीं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका यही है दोस्तों कि अब एनडीए के सहयोगी दल भी खुलकर अमित शाह के खिलाफ बोलने लगे हैं। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने तो सीधे गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगने को कह दिया है। ये देखकर लगता है कि बीजेपी का शनि अब सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी बीजेपी पर मंडराने लगा है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त चारों तरफ से घिरी हुई है, ऐसा नजर आ रहा है दोस्तों। गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने दलित समुदाय को नाराज कर दिया है, विपक्ष इसका भरपूर फायदा उठा रहा है। आरएसएस प्रमुख ने बीजेपी की हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर पॉलिटिक्स पर इशारों में तंज कसते हुए हिंदुओं को असमंजस यानी कि कंफ्यूजन में डाल दिया है। एनडीए के सहयोगी एक एक कर किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं अमित शाह के बयान पर। बड़ी मुश्किल है भाई अब आगे बीजेपी की डगर पर, और मुश्किल होने भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाकर देश का माहौल खराब किया जा रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, पहले वीडियो देखिए। हम इसको बुला भाई, हम भी संगठन के हैं। हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली क्षेत्र के पाल धर्मशाला के पास फल विक्रेताओं और डग्गामार वाहन चालकों के बीच झड़प हो गई। बीच में सिपाही आए और एक मुस्लिम शख्स को एक के बाद एक 2 थप्पड़ जड़ दिए। क्या पुलिस का काम अब आम नागरिकों को सड़क पर अपमानित करना रह गया है? क्या ये योगी आदित्यनाथ की ठोक दो नीति का ही हिस्सा है, जहां पुलिस को जनता पर अत्याचार करने की खुली छूट दे दी गई है? दोस्तों, जो पुलिस किसी गुंडे या माफिया को थप्पड़ मारने से डरती है, कतराती है, वो सड़क पर मेहनत करने वाले गरीबों को सरेआम अपमानित कर रही है। क्या यही राम राज्य है जिसकी भारतीय जनता पार्टी बात करती है? एक तरफ पुलिस के थप्पड़ मारने की घटनाएं हो रही हैं, तो दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल खुलेआम भड़काऊ नारे और हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए ये वीडियो।
पंद्रह दिसंबर का ये वीडियो बताया जा रहा है जब उत्तर प्रदेश के रामपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शौर्य यात्रा निकाली गई और इसमें भड़काऊ नारे लगाए गए। नारे थे, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का, हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। क्या भाजपा के राज्य में ऐसे नारे लगाना देशभक्ति है? क्या आपने सुना कि इस मामले पर, इस तरह के भड़काऊ नारे लगाने पर कोई कार्रवाई हुई, किसी को पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया? लेकिन सोचिए, अगर यही काम किसी मुस्लिम रैली में, किसी मुस्लिम यात्रा में, जुलूस में होता तो क्या होता? बात यही खत्म नहीं होती। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहती हूँ, देखिए। उत्तर प्रदेश का ही ये वीडियो है। रायबरेली के खजुआ में बजरंग दल की शौर्य यात्रा में खुलेआम तलवारें और अन्य हथियार लहराए गए। यह सब प्रशासन की नाक के नीचे हुआ। क्या अब खुलेआम हथियार लहराना जायज हो गया है? पुलिस और प्रशासन ने इस पर क्या कार्रवाई की, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां किसान अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करें तो उन्हें आतंकवादी कहा जाता है। मुसलमान अगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं तो उन्हें आतंकवादियों का नाम दे दिया जाता है। लेकिन अगर बजरंग दल हथियार लेकर घूमे तो इसे संस्कृति का नाम दे दिया जाता है। भाजपा का डबल इंजन की सरकार का नारा अब डबल स्टैंडर्ड में बदल चुका है। शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पद से हटाने की मांग करते हुए एक जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने ये जनहित याचिका दायर की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने 8 दिसंबर 2024 को विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बयान को संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट से जवाब मांगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ ने न केवल जज यादव का समर्थन किया बल्कि उनके बयान को सही ठहराया। इसी को लेकर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायमूर्ति यादव की टिप्पणी का खुले तौर पर समर्थन किया, जो कि मुख्यमंत्री के पद और कार्यालय के शपथ का घोर उल्लंघन है, क्योंकि उन्होंने बयान के जरिए भारत के संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा की अवहेलना की है। इसलिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको क्या लगता है कि इस याचिका को खारिज किया जाएगा या इस पर सुनवाई होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर बताया करिए दोस्तों। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। खुदा हाफिज। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करते हुए जाइएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।